हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी एडिट जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस के न्यूमेरिकल्स टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हमने उसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं, तो इसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आगे एक और बार इसमें 30 क्वेश्चंस और कर लेंगे, तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने भी मैथ्स एंड साइंस लिया है जर्नल पेपर के साथ, जर्नल पेपर तो हमारा कंपलसरी है ही, लेकिन जो सब्जेक्ट में जिन्होंने भी मैथ और साइंस लिया है, तो साइंस में हमारे 50 मार्क्स का आएगा और मैथ्स का 50 मार्क्स का। तो उसमें ये साइंस के लिए है ये पोर्शन न्यूमेरिकल्स का। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर जहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी, जो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब भी सेकंड पेंडुलम होता है तो सेकंड पेंडुलम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो आवर्तकाल कैपिटल टी होता है वो हमारा 2 सेकंड होता है। ये हमेशा याद रखना है कि जो सेकंड लोलक होता है वो उसको डेरिवेट भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना, सिंपली बस इसको यूज़ करना है। टी इक्वल्स टू होता है 2 सेकेंड। अब हमें निकालनी है लंबाई, मीन्स एल तो हमें निकालनी है और स्मॉल जी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये लगा लेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो t हमें दे रखा है 2 और पाई यहाँ पर अगर पाई में होता तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखते, लेकिन यहाँ रखनी होगी हमें। तो यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू अंडर रूट एल तो हमें निकालना है, जी हो जाएगा हमारा 9.8। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये बचेगा 7/22 इक्वल्स टू रूट में होगा एल अपॉन 9.8। तो रूट को अगर हम इधर स्क्वायर में कर दें तो 7/22 का इधर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एल अपॉन 9.8। अब इसको कट करेंगे, 2 से कट होगा 11 बार, यहाँ कट होगा 4.9 बार। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 सा होके 49 की करेंगे 4.9 में मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 240.1 अपॉन में 22 इंटू 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.992 करके हमारा मीटर में, बट ये ऑप्शन में कहीं भी है नहीं 0.992 मीटर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा था, अगर 22/7 की जगह अगर हम 3.14 ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा पॉइंट में चेंज हो जाएगा, तो 2 की जगह यहाँ पर हमारा आ जाएगा 39, जिसको राउंड ऑफ करके हमारा 4। तो अगर हमारा नहीं आ रहा है इस टाइप से तो हम एग्जाम में 2 बार तो करेंगे नहीं, तो 2 आ रहा है तो उसके आसपास का हम देख लेंगे क्या हो सकता है। ए और बी में तो है ही नहीं। अब यहाँ 7 बड़ा है और यहाँ 4, तो 7 तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी 0.994। और अगर इसको 3.14 से करेंगे तो हमारा आएगा ही 0.939 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 0.994। नेक्स्ट है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर, तो एक ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, वो 125 मीटर तक जाकर वापस प्रक्षेपण के स्थान पर जहाँ से फेंकी गई थी वहाँ पर अगर वो वापस आ जाती है 5 सेकंड के बाद, तो औसत वेग मतलब वेलोसिटी हमें बतानी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इंग्लिश के वर्ड भी साथ के साथ बता देंगे ताकि जिन्हें इंग्लिश में है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग का, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसको बोल सकते हैं हिंदी में विस्थापन अपॉन टाइम। तो विस्थापन क्या होता है कि उसके बीच की मैक्सिमम दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक 125 मीटर फेंकी गई थी और यहाँ से यहाँ पर 125 मीटर पर ही वो वापस हो गई, तो इनके बीच की दूरी तो 0 ही बची। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0/5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, द्रव्यमान मीन्स मास, तो एम दे रखा है हमें 2 kg, 10 न्यूटन का बल फोर्स लग रहा है उस पर 10 न्यूटन, 3 सेकंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु कितना वेग प्राप्त कर लेगी यदि प्रारंभ में स्थिर रही हो। तो वो शुरू में रेस्ट में थी, तो इसका मतलब जो इसकी u की वैल्यू है वो कितनी होगी 0, प्रारंभिक वेग उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। पहले हमें f दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो f इक्वल्स टू लगाएंगे हम
क्या होता है एम ए, एफ कितना है 10, एम कितना है 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और इसका यूनिट क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए पता चल गया हमें यहाँ पर और टाइम पता है हमें, यू पता है 0 है, तो हम वी निकाल लेंगे। तो जो गति के नियम होते हैं v इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन ही होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v हमें निकालना है, u यहाँ पर 0 है, a कितना है 5 और टाइम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी प्रथम 30 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, एक रेलगाड़ी पहली तो 30 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और फिर 40 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दो एक ही दिशा में चलती है। तो रेलगाड़ी का पूरी का उसका औसत वेग निकालना है हमको, क्या होगा। तो इसमें ये वापस चलने वाली कोई बात नहीं आ रही, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमारे सेम ही होंगे। पहले d1 निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी फर्स्ट के लिए कितनी है 30, टाइम कितना हो जाएगा 30 मिनट है, तो उसे आर में चेंज करेंगे 30/60, तो ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 से 30 कटेगा 15 टाइम्स, तो फर्स्ट वाले का तो हो गया 15 किलोमीटर। और d2 कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 मिनट है तो 40/60, 2 से ये कटेगा 20 और यहाँ पे 3, तो हो गया 80/3 किलोमीटर। अब हम जब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे 15 + 80/3, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 125/3, क्योंकि एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। 15 3 = 45, 45 में 80 प्लस करेंगे 125/3। अब क्या हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टोटल कितना है हमारा 125/3 और टोटल टाइम कितना है 30 और 40 70, इसको आर में चेंज करेंगे तो इंटू 60, 0 से 0 कट 3 2 = 6, तो कितना आया 225 वो 250/7, तो 250/7 जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 35.71 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो औसत वेग है या कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगी 35.71 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एक वस्तु एक समान त्वरण की गति करते हुए, मतलब एक समान त्वरण उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, 6 सेकंड में 84 मीटर और 11 सेकंड में 264 मीटर चलती है। दूरी दी हुई है, प्रारंभिक गति इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड हमें निकालनी है, मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन जो सेकंड होती है गति की s = ut + ½ at², ये लगाएंगे दोनों में ही, s = ut + ½ at²। s पहले में कितना हो जाएगा 84 = t है हमारा 6, तो 6u + ½ इंटू a इंटू 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 से कट हो जाएगा 18। अब 3 से कट कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम अगर 3 से कट करेंगे तो 3 2 = 6 यहाँ पर और 3 8 = 24, ये आ जाएगा 24। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 कट करेंगे 3 2 सा और यहाँ पर आ जाएगा 6 3 6 सा। अब ये फिर से कट हो रहा है 2 से, तो फिर से 2 से कट कर लीजिए, यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 14, मतलब डायरेक्ट 6 से भी कट कर सकते थे। तो 14 = हमारा आ जाएगा u + 3a। फर्स्ट इक्वेशन बन गई 14 = u + 3a। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 264 = कितना टाइम है अब 11u ½ इंटू a इंटू 11 का स्क्वायर 121, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हमारा आ रहा है 11u और यहाँ आ रहा है u, जबकि हमें u की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन a को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें भी 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि इजीली कट हो जाए। तो जब 14 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154, ये यहाँ से है 154 = 11u प्लस 3 में 11 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 33a। अब माइनस कर देंगे सबको, 264 में से 154 को माइनस करेंगे आ जाएगा 110 = u से u तो कट हो गया, यहाँ बचेगा 121/2 - 33, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55/2a। 55 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई 4। अगर हमसे a पूछा होता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट पूछा क्या गया है u। फर्स्ट इक्वेशन है सिंपल सी, इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख लीजिए 14 = u + 4 3 = 12, तो कितनी आ जाएगी हमारी
2 मीटर पर सेकेंड, तो प्रारंभिक गति हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 ग्राम संतप्त पोटेशियम क्लोराइड मीन KCl विलयन, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, उसका वाष्पीकरण करके, इसका वेपराइजेशन करके शुष्क होने तक 3 ग्राम ठोस जो है अवशेष प्राप्त होता है। मतलब अगर उसको वाष्पीकरण कर देंगे, जब वो शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ठोस कितना मिलता है? केवल 3 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड की विलयता कितनी है? सॉल्युबिलिटी उसकी निकालनी है, कितनी होगी? जो पूरा विलयन दिया हुआ था सॉल्यूशन, वो कितना था हमारा? 12 ग्राम। और जो अवशेष है, ठोस अवशेष, वो कितना मिला है हमें? 3 ग्राम। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? ये विलयन हो गया और ये विलय हो गया, तो हम विलायक की मात्रा निकाल लेंगे, कितना होगा, मतलब सॉल्वेंट कितना होगा। इसमें से माइनस कर लेंगे 12 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। अब हमें यही निकालनी है इसकी विलयता कितनी होगी, मीन्स परसेंटेज में। तो कितना मिला था हमें? 3 मिला था। अपॉन लेंगे हम हमेशा, विलायक कितना हो जाएगा? 3/9 इंटू 100, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, 100/3, तो कितना आ जाएगा? 33.3 ग्राम इसकी हो जाएगी विलयता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई तक बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है। तो उसका वजन दे रखा है, 100 किलोग्राम पानी है और 20 मीटर की ऊंचाई तक एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है, तो उसकी शक्ति, पावर उसको निकालनी है हमें। और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? mgh/t। तो m कितना हो जाएगा? 100, g कितना हो जाएगा? 10, h कितनी है? 20, अपॉन टाइम कितना है हमारा? 10। तो 10 से 10 पूरा कट हो गया। अब यहाँ आ रहा है हमारा 2000, जिस और शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट। लेकिन 2000 वाट तो हमारा कहीं भी है नहीं, तो हम 2000 को ये भी लिख सकते हैं 2 किलो वाट, क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 किलो वाट। एक तालाब की आभासी गहराई हमें दे रखी है वर्चुअल वाली 9 मीटर, और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हमें दे रखा है 4/3। तो वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला n कह सकते हैं या म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है हमारी वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। तो वास्तविक ऊंचाई हमारी कितनी है यहाँ पर? ये हमें निकालनी है, अपॉन आभासी कितनी हो जाएगी? 9, और n की वैल्यू है 4/3 इक्वल्स टू वास्तविक ऊंचाई अपॉन 9। 3 से 3 कटवार हो जाएगा ये, तो वास्तविक ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी? 12 मीटर, ऑप्शन ए। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? तो H2O का पहले हमें देखना होगा कि टोटल कितना होता है इसका द्रव्यमान। तो H2O, तो 2 इंटू इसका कितना होता है? 1 प्लस O की होती है हमारी 16, तो टोटल जो है वो 18 होता है। तो अब हमें ये दे रखा है कि 36 ग्राम जो शुद्ध जल है उसमें कितनी हो जाएगा? ये पूरा टोटल हमारा निकाल लेंगे, पूरा टोटल कितना होगा? 18 तो इसका टोटल होता है, तो मोलों की संख्या निकालनी है। एक मोल में हमारे होते हैं 18, तो ये टोटल 36 ग्राम में डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 36 में कितने दो मोल निकल आएंगे हमारे? 2 मोल, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम हो गए, तो 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे? टोटल 2 मोल। अब हमें निकालना है कि ये जो 2 मोल आए हैं टोटल, इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा। तो 2 मोल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 2 इंटू 16, तो आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 32 ग्राम, ऑप्शन डी। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 में है। अब यहाँ तो हमें दे दिया है ब्रैकेट में, लेकिन हमें पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4NO3। H1 दिया गया है, इसका सबका परमाणु भार दिया गया है N14O16, तो ये हमें खुद से पता भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो। तो पहले हम NH4NO3 का निकाल लेते हैं, पूरा टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। N कितना है? 14, H हो जाएगा 4, N हो जाएगा 14, फिर O 16 3 48। जब टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80। अब नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, मीन्स 14 प्लस 14 कितने हो गए? 28 अपॉन टोटल है 80 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 7 4 2 फिर 4 से 5 बार, तो कितने परसेंटेज हो जाएगी नाइट्रोजन की मात्रा? 35%, ऑप्शन ए। 7.1 ग्राम क्लोरीन का STP पर कितना आयतन है?
तो पहले हमें निकालना होगा इसमें टोटल कि कितना होगा। इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमें दिया गया है 7.1, अपॉन में ले लेंगे टोटल। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन गैस होती है तो Cl2 हमेशा लिखते हैं, कभी भी Cl खाली नहीं होता। तो Cl का कितना होता है, अब इसमें गिवन नहीं है तो पता होना चाहिए, 35.5 होता है। तो 35.5 प्लस 35.5 टोटल, तो 7.1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 71, तो कितना हो जाएगा 0.1। इसके मोलों की संख्या आ गई हमारी 0.1। अब हमें फॉर्मूला क्या निकालना है यहाँ पर, n इक्वल्स टू होता है V अपॉन, क्योंकि STP पर निकालना है तो 22.4 लीटर, ये वैल्यू होती ही है 22.4। तो आयतन निकालना है तो V इक्वल्स टू मोलों की संख्या कितनी है 0.1 इंटू 22.4 लीटर। अब हमारा ये आ गया, यहाँ पर है 0.1 इंटू 22.4, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 2.24 लीटर, ऑप्शन बी। 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो कार को रोकने में कितना कार्य करना होगा। तो हमें यहाँ पर W का फॉर्मूला लगाना है। एक तो हमारा W का लगता है F इंटू एस, लेकिन यहाँ ना तो फोर्स दी गई ना ही डिस्टेंस दी गई, तो और ये वेग से चल रही है, मीन्स इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, हाफ mv², जो हमें दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होता है। अगर ऊंचाई दी होती और g कहा होता तो mgh लगा देते, स्तर होता तो पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ इंटू 2000 किलो की तो हो गई गाड़ी, और v कितना है 18, तो 18 इंटू हमारा हो जाएगा, अब 18 है तो 18 तो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नीचे आंसर जूल में है तो इसलिए मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में जब भी हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 5/18 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर लेते हैं 1000/3600, तो पूरा उसको कट करने की जगह हमेशा ध्यान रखते हैं कि 5/18 करना है। 18 से 18 कट हो जाएगा तो हमारा अब यहाँ कितना लेंगे 5 इंटू 5, ये 2 से कट होगा 1000 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25,000। अब यहाँ इस टाइप से आंसर नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। हमेशा एक नंबर बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 2.5, अब कितने हैं 5 के बाद 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 जूल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी। एक तो फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का आधा है। तो यहाँ पर लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है V/U इक्वल्स टू I/O। I होती है इमेज की लंबाई और O होती है ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो V और U हमें पता ही नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का आधा है, तो मतलब ये तो हो गया ये है O/2, और O तो O रहेगा ही हमारा। तो V/U की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी U/2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। लेंस के लिए माइनस लगता है और मिरर के लिए प्लस, तो 1/12 इक्वल्स टू 1/V कितना हो जाएगा U/2, तो 2/U। अब हमेशा जो U होता है वो माइनस में ही लिया जाता है, तो यहाँ माइनस U लेंगे जब, तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 3/U। तो U की वैल्यू आ जाएगी 12 3 36 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर। 6 किलोग्राम तांबे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी जितना कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक करने में आवश्यकता होगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा को डिनोट करते हैं ऐसे 0.09 है, तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, तो इसमें दोनों के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लगाएंगे तो M1 S1 डेल्टा T को लिख सकते हैं T2 माइनस T1, या फिर दोनों का डिफरेंस, फिर इक्वल्स टू है क्योंकि
लिख रहा है कि दोनों के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है वो इक्वल होगी, तो दोनों की ऊष्मा को इक्वल रखना है। M2S2 T2 डैश माइनस T1 डैश। M1 कितना दिया गया है 6 और इसकी विशिष्ट ऊष्मा दी है 0.09। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 10। M2 कितना दिया गया है 3। S2 हमें निकालना है, इसका डिफरेंस है 100 माइनस 20 100 माइनस 20 हो जाएगा 80। यहाँ 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा ये 2 टाइम्स और 2 से कट हो जाएगा 8 4 टाइम्स। तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.09 अपॉन 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.022 करके 225 करके हमारा आंसर आएगा, बट यहाँ पे इतना ही दिया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.022। 500 हर्ट्ज आवर्ती व 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य। आवर्ती क्या होगी फ्रीक्वेंसी, एफ तरंग दैर्घ्य होगी वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, कि एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है n लिख लो या f लिख लो, f लैम्डा मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा हो गई वेवलेंथ। तो v कितनी आ जाएगी हमारी 500 गुणा 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में तो अपॉन 100, तो 100 से 100 पूरा कट हो गया तो कितना आ जाएगा 400। अब ये हो गई v हमें मिल गई 400 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे, समय निकालना है, किलोमीटर में दूरी दी गई है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर तो 1000 हो जाएगी बटे स्पीड 400, तो कितना आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे हमारा 2.5 सेकेंड। तो यहाँ 2.5 मिनट भी है सेकंड भी है, लेकिन जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा 2.5 सेकेंड, ऑप्शन डी। 10 कूलाम आवेश को मतलब 10 कूलाम चार्ज है उसको अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, तो P पर विद्युत विभव कितना होगा। यहाँ W दिया गया है और वहाँ Q दिया गया है, तो विभव का वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 अपॉन 10, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट, ऑप्शन डी। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो बताना इन प्रतिरोधों का मान। अब ऑप्शन के थ्रू पहले ये देख लेते हैं कि सबको प्लस करके 50 आना चाहिए, क्योंकि श्रेणी में तो डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। 21 और 29 को प्लस करेंगे तो भी 50 आएगा, 20 30 को भी, 10 40 को भी और 15 35 को भी। तो ऑप्शन एलिमिनेट इस टाइप से नहीं होगा। अब हम बनाते हैं अपनी इक्वेशन। R1 प्लस R2 कितनी हो जाएगी हमारी, श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे इक्वल्स टू 50। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 डायरेक्ट जब हम लगाते हैं इसको तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। तो कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तब एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है 50 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू आ गया 1/8। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 400। ठीक है, अब हम यहाँ से ही देख लेते हैं, प्लस करके तो 50 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करके 400 होना चाहिए। देख लेते हैं किसको 400 आएगा। 21 और 29 को प्लस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 सा तो लास्ट यूनिट 9 आएगी, ये है ही नहीं। 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। 5 5 से लास्ट में 25 आएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी 10 ओम और 40 ओम, जिसे मल्टीप्लाई करके 400 आएगा और प्लस करके 50 आएगा। किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का उपयोग करते समय गणना द्वारा जी का मान 9.92 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है, जबकि जी का जो प्रमाणिक मान है वो 9.80 होता है, ये हमें पता है। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, कितने का डिफरेंस हुआ। तो पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, फिर 0.12 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 9.80 थी इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया, 0 से 0 कट कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, नहीं यहाँ पर कट करना पड़ेगा 2 से, 2 6 ज़ा 12 और 49, तो यहाँ आया 60 अपॉन 49। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.22%, ऑप्शन बी।
एक बॉल h ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है, तो h ऊंचाई का एक खंभा है, उसकी ऊंचाई से छोड़ी जाती है। ज़मीन तक पहुंचने में वो t सेकंड का टाइम लेती है, तो t/5 सेकंड बाद बॉल की ज़मीन से दूरी क्या होगी? तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो उसकी प्रारंभिक जो वेग होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हम डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है h=ut + हाफ gt², तो डायरेक्ट क्या लेंगे, जब u 0 हो जाएगा तो हाफ gt स्क्वायर, और t इसमें दिया हुआ है कैपिटल T। एक तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। h डैश कितनी हो जाएगी, अब t है t/5, तो हाफ g t² / 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया t² हमारा 50, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर या ऐसे करते हैं, इसको वैल्यू नहीं रखते, हाफ gt² है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है h, तो h डैश इक्वल्स टू हो गया h/25। अब हमें यहाँ ये नहीं है कि h/25 डायरेक्ट आंसर कर दें, इसमें पूछा है h डैश नहीं पूछी है, इसमें पूछा है t/5। सेकंड बात, बॉल की ज़मीन से दूरी, तो बॉल की ज़मीन से दूरी निकालनी है, तो इसे h में से माइनस कर लेंगे पूरी दूरी में से, तो कितना आ जाएगा 24h/25, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 150 दिन है, तो 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व कितना रह जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री का n=n0 हाफ की पावर n, या t भी लिख सकते हैं टाइम के लिए। तो n कितना होता है ये तो हमें निकालना ही है कि कितना रह जाएगा। n0 होता है जो हमें शुरू में दिया हुआ होता है, तो n0 कितनी हो जाएगी हमारी 1 ग्राम, तो 1 ग्राम तत्व रह जाएगा। अब स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने टोटल दिन दिए गए हैं 600 अपॉन अर्ध आयु काल का दिन था 150, तो कितना हो जाएगा हमारा 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1/2⁴ 16, तो वो 1/16 ग्राम रह जाएगा। द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी में रोक सकते हैं। द्रव्यमान दिया गया है, वेग दिया गया है और F दिया गया है s दूरी। अब अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा, इसमें भी अब हमें लगाना होगा। तो जब हमारी प्रारंभिक जो वेग है वो हमें दिया गया है u, जब कोई वस्तु को हम रोक रहे हैं, रोकने पर हमेशा v जो है वो कितना हो जाता है 0, तो कितना आ जाएगा v, थर्ड वाली इक्वेशन लगाएंगे v² + u², v² = u² + 2as, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी u² = -2as। फर्स्ट के लिए तो ये हो गया। अब सेकंड में हमें क्या लगाना है, सेकंड के लिए जब हम लगाएंगे तो हमें क्या करना है, द्रव्यमान को तो दुगना भी तो द्रव्यमान यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन वेग को हमें आधा कर देना है, तो यहाँ पर u की जगह हो जाएगा u का हाफ, तो u² / 4 = -2as, तो u ये यहाँ पर निकाल लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ -u² / 8s, यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ कितनी आ जाएगी u² / -2s। अब इससे ये a डैश ले लो या तो थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर f निकालेंगे तो m तो सिंपल था, तो mu² / -2s, f डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m को करना है दुगना, तो 2m u² / -8s, 2 से कट हो जाएगा ये 4 टाइम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तो आ रहा है mu² / 4s, यहाँ आ रहा है 2s, मतलब कि इसका क्या है आधा करेंगे तभी तो आ जाएगा। तो हमारा कितना बल आवश्यक है F/2, अगर ऊपर 2 आ रहा होता तो 2F हो जाता, नीचे आधा हो रहा है तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी F/2। एक पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है, तो जब भी विरामावस्था से चलना करता है शुरू, तो उसका प्रारंभिक वेग u जो होता है वो 0 होता है। त्वरण एक्सेलरेशन a दे रखा है 10, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। जब अगर 10 सेकंड बाद पूछता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते s = ut + हाफ at², लेकिन जब भी ये पूछता है 10th कोई सा भी वे पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगता है s = ut + हाफ a, t² की जगह लगता है 2t - 1, तो u हमें 0 है, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, हाफ इंटू a की वैल्यू है 10, 2t मतलब 20 - 1, 2 से ये कट होगा 5 टाइम्स, तो 5 × 19 कितना आ जाएगा 95 मीटर।
ऑप्शन बी। बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी दसवां या कोई सा भी nth निकालना है तो 2t-1 लगाएंगे। एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। तो सेकंड लोलक है तो हमें पता है कि टी कितना होगा, 2 सेकंड ही होगा। तो वहां दोलन का आवर्तकाल, नया वाला आवर्तकाल हमें निकालना है। पहला वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल्स टू 2π√L/g। तो 2 इक्वल्स टू 2π√L/g। तो √L/g की वैल्यू आ जाएगी 1/π। अब हमें नया वाला निकालना है टी डैश। तो 2π√L जी अब यहाँ पर है 9 हो जाएगा, 1/9, तो ऊपर 9 पहुँच जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, क्योंकि 9 का अंडर रूट L/GS की वैल्यू रख लेंगे 1/π। पाई से पाई कट जाएगा तो टी डैश कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। ऑप्शन डी, मतलब पहले जो था जी पर 2 सेकंड होता और अगर g/9 हो गया तो टी की वैल्यू 6 सेकंड हो जाएगी। दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। तो फ़ारेनहाइट दिया गया है और उसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो इससे पहले हमने साइंस के प्रैक्टिस सेट में भी किया था। फॉर्मूला क्या होता है, F-32/9 इक्वल्स टू C/5। F दिया है 45 - 32/9 इक्वल्स टू C/9, C/5। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 13/9 इक्वल्स टू C/5। 13 5 से 65/9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 पॉइंट करके, 9.22 डिग्री सेल्सियस करके। बट यहाँ तो कोई मैच ही नहीं है तो आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोमीटर का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधे पर टिके हैं, तो दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार कितना होगा। ये पूरा 1.5 मीटर लंबा हो गया खंभा। अब इसके हमने 60 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ ए ले लिया और ये बी, यहाँ कोई पॉइंट ओ है जो 60 सेंटीमीटर दूरी मीन्स 0.6 मीटर दूरी पर है। इस पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। तो बचा हुआ कितना बचेगा, 0.9 मीटर। निकालना है टोटल भार कितना होगा। तो यहाँ इसके एवरेज में हम इस टाइप से लेंगे, 0.6 है, यहाँ 0.9 है, तो यहाँ ले लेते हैं हम 6x और यहाँ ले लेते हैं 9x। तो टोटल भार कितना दे रखा है, 150। तो आ जाएगा यहाँ पर 15x इक्वल्स टू 150। इसके प्रोपोर्शन में ही हमें लेना है, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हमने 6x और 9x लेट किए थे, तो यही हमारे भार हो जाएंगे 60 ग्राम और 90 ग्राम। ऑप्शन बी। यदि बल को 4 गुना, F फोर्स को तो हम 4 टाइम्स कर रहे हैं और तल का क्षेत्रफल एरिया को आधा कर रहे हैं, तो परिणामी दाब मीन्स प्रेशर, जो परिणामी रिजल्टेंट प्रेशर है और ओरिजिनल प्रेशर है, इसका अनुपात क्या होगा। तो P डैश और P का अनुपात हमें निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब P डैश अपॉन P निकालना है, तो P डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले F डैश अपॉन A डैश, उसमें करा गया है 4F अपॉन क्षेत्रफल को आधा, तो A इंटू 2 इंटू आ जाएगा अपॉन में A अपॉन F उल्टा, F से F कट गया, A से A कट गया, तो कितना आ जाएगा 8:1। ऑप्शन डी। अगर पूछते पहले प्रारंभिक दाब होता और बाद में परिणामी दाब होता तो आंसर सी होता। अब पहले परिणामी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन जिसमें 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर प्राप्त किया गया है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पहले m का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना होगा N/V। इसका ये हमारा आंसर होगा मोलरता का। तो कितना होगा, n की वैल्यू कितनी दी गई है 5.85, n की वैल्यू होती है मोल, मोल हम कैसे निकालते हैं 5.85 जितना ग्राम है अपॉन टोटल NaCl का अगर हम टोटल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5, तो टोटल आ जाएगा हमारा 58.5, इतना आ गया इंटू ये पूरा मोलरता का ही फॉर्मूला N/V। n की वैल्यू निकाली पहले 5.85 जितना ग्राम दिया गया है अपॉन टोटल जो इसका द्रव्यमान है, इंटू अब हमें लेना है आयतन। आयतन भी यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब को नीचे हमेशा, क्योंकि ये जो आयतन होता है फॉर्मूले में लीटर में होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होंगे हमारे
0.1 लीटर के, क्योंकि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर के बराबर। यहाँ दोनों पॉइंट कट जाएंगे तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा, केवल सिंपल 1, पूरा कट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 मोलर, ऑप्शन डी। 226 परमाणु भार मीन्स एटॉमिक वेट दिया गया है या मास नंबर कह सकते हैं, ए दिया गया है हमें 226, और परमाणु क्रमांक पी कह लो, प्रोटीन की संख्या या फिर ये कह लीजिए आपकी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, वो दिया गया है हमें 88 वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकालने के बाद द्रव्यमान की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो जब भी एक अल्फा कण रिमूव किया जाता है तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें तो 4 की कमी हो जाती है, और जो परमाणु संख्या होती है, प्रोटॉन जो होती है, उसमें 2 की कमी हो जाती है। तो इसमें अब हमें 2 निकाले गए हैं, तो 4 दूनी 8 की कमी हो जाएगी, तो 226 में से तो 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 218। ऑप्शन ए तो कट ही हो गया, बी, सी या डी में से होगा। अब प्रोटॉन में हमेशा 2 की कमी हो जाती है, तो 2 निकाले गए हैं तो 4 की कमी हो जाएगी, 88 में से 4 घटाया तो 84। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु भार तो हो जाएगा 218 और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 84। इसी टाइप से अगर बीटा कण पूछा होता तो बीटा कण में क्या होता है, द्रव्यमान में कोई बदलाव ही नहीं होता, केवल जो प्रोटॉन होता है उसमें 1 की कमी हो जाती है। यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है और Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र, जब भी हमें यौगिक कंपाउंड का फॉर्मूला देखना होता है तो उसकी संयोजकता देखते हैं। S की संयोजकता कितनी होगी, 2 8 उसके पूरे हैं तो कितनी हो जाएगी 3, जितनी भी उसकी बैलेंस ही होगी। Y की कितनी होगी 2 और 6, तो उसको 8 पूरा करने के लिए 2 की ज़रूरत है, तो इसका तो 3 और इसका 2, तो हमेशा क्रॉस करते हैं, x के साथ 2 लगेगा, y के साथ 3, तो x2 y3 ये हमारा बनेगा यौगिक, ऑप्शन सी। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, तो परमाणु क्रमांक हो गया 16, परमाणु भार हो गया 32। S-2 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए हैं, जब भी माइनस होता है लेता है और प्लस होता है तो देता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या चाहे इलेक्ट्रॉन ले या दे हमेशा नो चेंज होती है, तो 16 ही रहेगी। तो जहाँ भी लास्ट में हमें प्रोटॉन की संख्या, तो ये 18 कट हो जाएगा, 3 ऑप्शन बचे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या हो जाएगी, S-2 है, तो 16 + 2 18, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 18,16। तो ये आज के हमने पूरे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगे, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगेगी तो इसी टाइप से एक और पार्ट कर लेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का, जिसमें कि और अच्छे से फिर न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।